हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर फ्रॉम बी एम शर्मा। अब तक हमने क्वेश्चन 30 कर लिया और आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। सो इन दिस वीडियो विल फिनिश क्वेश्चन नंबर 31 to 35 फ्रॉम एक्सरसाइजेस। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये जो है ना, ये व्हील्स हैं। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले ये जो हैं, ये तो व्हील्स हैं ना, और व्हील्स का जो सेंटर है उस पर ध्यान दीजिएगा। व्हील्स के जो सेंटर है वो ए से आगे एक्सेलरेट हो रहा है। रोटेशन में अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, अगर सेंटर प्योर रोलिंग हो रही है, ऐसा उन्होंने बोला है। अज्यूमिंग नो स्लाइडिंग, नो स्लाइडिंग का मतलब क्या है? प्योर रोलिंग। तो अगर एक्सेलरेशन ए है सेंटर का, तो उसके टॉप का एक्सेलरेशन 2a होगा, और बॉटम का एज देयर इज़ नो रोलिंग, सॉरी प्योर रोलिंग, 0 है ना। तो बॉटम की वेलोसिटी भी विथ 0 होती है, बॉटम का एक्सेलरेशन 0, सेंटर ऑफ मास का a और टॉप का 2a। यानी कि देखो, ये तो टॉप पे रखा है ना, और एक लिक्विड कॉलम हमने ऐसा टॉप पे रखा है उसके। ये दोनों साइड से ओपन है, इस बात का थोड़ा ख्याल रखा जाए कि यहाँ भी ओपन है और इधर से भी ओपन है, ठीक है। और इसके एक्सेलरेशन होने की वजह से सूडो फोर्स लगेगा लिक्विड पे, और जो लिक्विड है वो ऊपर चढ़ता चला जाएगा। अगर इसके अंदर हम सपोज करें कि लिक्विड है और ओपन है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो ये लिक्विड ऊपर चढ़ता चला जाएगा। दिस इज व्हाट वी नो। पर ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, ऐसा क्वेश्चन का कंडीशन है। विल नॉट कम आउट ऑफ द ट्यूब, देखिए क्वेश्चन पे अंडरलाइन किया मैंने। सो इट शुड नॉट ओवरफ्लो। मैक्सिमम कितना एक्सेलरेट करे ये व्हील्स कि ओवरफ्लो ना हो, वो एक्सेलरेशन हमें ए मैक्स बताना है। इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी तो फिर ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन में लिक्विड मतलब यहाँ तक आके रुक जाएगा, टॉप पे आके लिक्विड रुक जाएगा, ओवरफ्लो बस नहीं होगा, एज पे आके रुकेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो लिक्विड में मैं हर बार करता हूँ, मैं ये पॉइंट लूँगा और इस पॉइंट पे दो साइड से अप्रोच करूँगा, एक ऊपर से और एक इधर से। एज बोथ साइड्स आर ओपन टू एटमॉस्फेयर, फर्स्ट आई विल अप्रोच दैट पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ़्ट से अगर अप्रोच करूँगा तो वो इक्वेशन क्या होगी? मैं इस पॉइंट को ओ नाम दे रहा हूँ, तो ओ पे जो प्रेशर होगा, लेफ़्ट से अप्रोच कर रहा हूँ तो सबसे पहले यहाँ तो PATM है, यहाँ तो PATM है, और ये जो लेंथ है ना, ये L गिवन है, आप देख रहे हो। तो फिर रो एक्सेलरेशन और L, आई होप ये फॉर्मूला आपको बहुत बार बता रखा है मैंने, पर हाँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा टॉप पे रखा है ना वो, और व्हील के टॉप का एक्सेलरेशन 2a है, तो 2a होगा, रो 2al है ना। अब मैं ऊपर से अप्रोच करूँगा यहाँ से, तो वहाँ से आएंगे तो भी टॉप पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस रो g, और हाइट देखो यहाँ पे h गिवन है, और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो कट गया, रो भी कट गया, तो देयरफॉर a की वैल्यू आ जाएगी 2al क्लियरली इज इक्वल टू GH, तो a इज इक्वल टू GH बाई 2l, एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हम जैसा हर बार करते हैं, दोनों पॉइंट से, एक ऊपर से लेफ़्ट साइड से और एक राइट साइड से, हम हमेशा अप्रोच करते हैं जिस पॉइंट पे हमें प्रेशर, किसी एक पॉइंट पे जो कि ट्यूब का टर्निंग पॉइंट होता है, वहाँ पे हम अप्रोच करते हैं दोनों साइड से। क्वेश्चन नंबर 32 इंटरेस्टिंग होने वाला है। रीज़न क्या है ना, कि जब आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, कहीं भी ढूंढ लीजिए इंटरनेट पे, हर किसी ने गलत आंसर दिया है इसका कंटिन्यूसली, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि लोगों, BM शर्मा के सॉल्यूशंस में भी जो आंसर है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि वो आंसर कुछ भी क्लैरिफाई नहीं कर रहा। पहले मैं समझा देता हूँ। ये जो लिक्विड है, इसके अंदर ये स्टेशनरी है, इन्होंने बोला है केपेबल ऑफ रिमेनिंग स्टेशनरी, समझते हो। अगर ये यहाँ पे रुका हुआ है तो उस पर लग रहा फोर्स mg, तो रो ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और g, और बोएंट फोर्स रो ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और g, दोनों बराबर होगा तभी तो स्टेशनरी है ना, तभी स्टेशनरी है। तो इसका मतलब अगर ये और ये बराबर है तो डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज सेम। पहली बात ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखिए, है ना, ये आगे मैं बोलूँगा।
एक बात तो यहाँ से प्रूव हो गई। और अब जब आपने इसको इस सिचुएशन में ला दिया और मान लीजिए ए से एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो पहले तो कि हमें देखना है कि नेट एक्सेलरेशन किस तरफ है और क्या है। तो ए क्या है, नीचे की तरफ अगर जा रहा है, होल सिस्टम इज स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ना, तो ए क्या होगा, नीचे की तरफ आप जी साइन थीटा से जाओगे, है ना। इस कंटेनर पे नीचे क्या लगेगा, जी साइन थीटा, है ना। और ये तो कंटेनर पे लग रहा है, और पानी पे अपना वेट होता है जो जी लगता है वो लगेगा। तो अगर नेट एक्सेलरेशन की बात की जाए तो ये जी साइन थीटा, पानी पे अगर मैं बात करूं तो पानी पे एक लगेगा सूडो फोर्स जो कि जी साइन थीटा इधर है। मैं इसी का सूडो बता रहा हूँ, इसी को इधर लिखूंगा क्योंकि पानी पे लिख रहा हूँ और पानी का अपना वेट नीचे लगता है तो जी, तो पानी का नेट एक्सेलरेशन यहाँ आएगा, है ना, नेट, है ना, नेट एक्सेलरेशन। और जब आप इसको और इसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना तो वो जी कॉस थीटा हो जाता है। तो अब आप समझिए, यानी कि पानी जो है वो ऐसे अलाइन हो जाएगा, लिक्विड इसमें ना, लिक्विड ऐसे अलाइन हो जाएगा, ठीक है, हो गया अलाइन, बहुत अच्छी बात है। तो सॉलिड वहीं रखा है, लिक्विड ऐसे अलाइंड है। लिक्विड हमेशा उस तरफ अलाइन होता है परपेंडिकुलर टू द नेट एक्सेलरेशन, लिक्विड हमेशा खुद को अलाइन करती है। दीज आर कॉल्ड इक्वी प्रेशर लाइंस, जो मैं डॉटेड डॉटेड बना रहा हूँ। तो लिक्विड हमेशा नेट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर इक्वी प्रेशर लाइंस बनाती है। यहाँ तक तो हम सेट हैं। अब देखते हैं, अब अगर मैं अंदर ही खड़ा हूँ, अगर मैं, क्योंकि इन्होंने बोला रिलेटिव टू लिक्विड हर एक ऑप्शन में देखिए, तो इसका मतलब अगर मैं खुद को अंदर के फ्रेम में खड़ा कर लूँ, यहाँ खड़ा कर लूँ कंटेनर के अंदर, तो मेरे हिसाब से इस ब्लॉक पे क्या लग रहा है, ब्लॉक के अपने जी साइन थीटा लग रहा है। और चूँकि पूरा कंटेनर भी नीचे जा रहा है जी साइन थीटा से, है ना, तो वही जी साइन थीटा सूडो इधर लगेगा। तो ब्लॉक तो स्टैटिक हो गया ना, ब्लॉक पे अपना भी जी साइन थीटा लगा और सूडो जी साइन थीटा। सूडो इसलिए लगा रहा हूँ मैं क्योंकि हम अंदर ही खड़े होकर देख रहे हैं। वैसे ही अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे ना कि जो सूडो, जो बॉयंट फोर्स क्या लगा, तो इस तरफ बॉयंट फोर्स क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम इंटू जी। और जी की जगह पे आपको क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे इस तरफ एक्सेलरेशन क्या है, क्या है, जी कॉस थीटा है, ये लिखना चाहिए ना। तो ये बॉयंट फोर्स है, तो मुझे नीचे नहीं लगाना चाहिए, ऊपर लगाना चाहिए। रो वी जी कॉस थीटा ऊपर लगेगा, बॉयंट फोर्स है ना, और बॉडी का वेट एम जी नीचे लगेगा, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, बॉडी के वेट को अगर ये बैलेंस कर दे, जो कि कर देगा, इस तरफ अगर मैं एम जी का कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट चेक करूँगा, तो ये एम जी कॉस थीटा यानी कि ये भी रो वी जी कॉस थीटा ही आएगा। तो ये और ये भी कट गया, तो मतलब बॉडी इस लाइन पे भी अलोंग द इंक्लाइन भी इक्विलिब्रियम में है और इस तरफ भी इक्विलिब्रियम में है। और इस लॉजिक से तो द बॉडी विल रिमेन स्टेशनरी सही होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 लिखा है। इसलिए मैंने बोला ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो मेरी नज़र में इस हिसाब से अगर आप रिलेटिव टू द लिक्विड देखते हैं तो बॉडी को स्टेशनरी इस पोजीशन पे रहना चाहिए। अब अगर आप रिलेटिव टू द लिक्विड नहीं देखते हैं तो फिर आपके साथ एक प्रॉब्लम सामने आएगी, क्योंकि आप अब सूडो नहीं लगा सकते आप। तो मान लीजिए ये ब्लॉक को मैं पानी में इमेजिन करूं, टिल्टेड है। अब देखते हैं इस पे सूडो, अब जो है इस पे अपना फोर्स लगेगा mg, और सूडो जैसा कि मैंने कहा आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते आप। तो अगर सूडो इमेजिन नहीं कर सकते आप, तो इस बॉडी को इधर तो जी साइन थीटा मिल गया ना एक्सेलरेशन, तो ये फिर नीचे जाएगा, फिर ये एक्सेलरेट होगा इस तरफ, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट गायब हो गया, ठीक है। तो इट विल गो डाउन इन दैट केस। बट उसमें फिर क्या है, देखिए इसमें कहीं इस ऑप्शन में डी में कहीं रिलेटिव नहीं लिखा, तो ये पॉसिबल है। दूसरी बात, 90 डिग्री अगर मैं थीटा को कर दूँ, इस क्वेश्चन में लिखा है कि थीटा 90 भी हो सकता है, तो मतलब कंटेनर ऑलमोस्ट वर्टिकल हो गया, तो बॉडी यहाँ आ गई और कंटेनर वर्टिकल हो गया, है ना। तो नीचे क्या आएगा, नीचे की तरफ कितने से जाएगा कंटेनर, जी से, है ना, कंटेनर पूरा का पूरा जी से नीचे जाएगा। तो अगर आप देखें कि बॉयंट फोर्स क्या लगेगा इस पर, तो इसका एम जी अपना और सूडो फोर्स इस पे लगना बंद हो जाएगा।
क्योंकि अगर जी से आप जाते हैं तो बॉइंट फोर्स ज़ीरो हो जाता है, तो उस केस में भी बॉडी डाउन जाएगी पानी में, है ना। सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सूडो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड या वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी इफेक्टिव होता है। तो वर्टिकली अगर कोई बॉडी गिर रही है ना ऐसे, तो जी इफेक्टिव ज़ीरो हो जाएगा, तो यानी कि बॉइंट फोर्स लगना ही बंद हो जाएगा। तो ये सिर्फ अपने वेट की वजह से नीचे आएगा। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर ऊपर जाने का कोई सिचुएशन नहीं दिखाई देता कि ये सॉलिड जो है वो ऊपर भी जाए। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि मूव अप फॉर सम इंक्लिनेशन विच विल नॉट हैपन, एंड दैट इज़ वाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ नॉट फोर्थ, इट इज़ थर्ड। मेरी नज़र में ये सही है, ठीक है। एंड आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। बहुत सारी जगहों पे इसके कंफ्यूजिंग आंसर्स हैं और वो गलत हैं। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन ऑर्नामेंट वेइंग 36 ग्राम इन एयर एंड, हाँ तो ठीक है ना। अगर ये ऑर्नामेंट है, मान लीजिए ये कोई सॉलिड है, इसका एक पोर्शन, टोटल तो 36 ग्राम है ना, एक पोर्शन एक्स ले लो, दूसरा पोर्शन वेट में कह रहा हूँ 36 माइनस एक्स ले लो, और जो एक्स तुमने लिया है ना, उसको तुम कुछ मान लो, इसमें एक कॉपर है ना, तो कॉपर मान लो, और जो 36 माइनस एक्स का जो वेट है उसको तुम गोल्ड मान लो, क्योंकि इन्होंने कॉपर और गोल्ड बोला है, ठीक है ना। और बाकी सब एज इट इज़ गिवन है। ग्राम्स में है तो ये CGS यूनिट यूज़ हो रही होगी पक्का, तो हम डेंसिटी ऑफ वाटर को भी 1 ही लेंगे, क्योंकि ग्राम्स में सब गिवन है, 1000 नहीं लेंगे। अब शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम अगर पूरे बॉडी का निकालूँ मैं, तो वो वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 होगा, इसका और इसका, दोनों का अलग अलग लिखूँगा। तो इसका क्या होगा, x बाई, इसका मास x है और इसकी रिलेटिव डेंसिटी गिवन है कॉपर की 8.9, तो 8.9 टाइम्स रो ऑफ वाटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। तो एब्सोल्यूट निकालना है तो उसमें रो ऑफ वाटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तब जाके बनेगा डेंसिटी ऑफ कॉपर। वैसे ही दूसरे पार्ट की भी 36 माइनस एक्स अपॉन क्या लिखूँगा मैं, 19.3 में से मल्टीप्लाई क्या करूँगा, डेंसिटी ऑफ वाटर को, क्योंकि इसके लिए भी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना 19.3। ये अलग बात है कि डेंसिटी ऑफ वाटर खुद 1 है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। समझ गए आप? तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया बॉडी का। यहाँ तक क्लियर है? आई होप क्लियर हो। अब देखिए, इन्होंने बोला है कि 36 ग्राम इन एयर एंड 34 इन वाटर, तो बॉयंट फोर्स कितना हो गया? तो बॉयंट फोर्स क्या हो गया उस पर लग रहा है, 36 माइनस 34 यानी 2। तो सिंपल है ना फिर। तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? बॉयंट फोर्स को आप कैसे लिखते हैं, v रो ऑफ वाटर इंटू जी, है ना। mg है ना, तो ये भी 2 टाइम्स भी जी लिखना पड़ेगा मुझे। ये तो मास है, बॉयंट फोर्स, हाँ तो बॉयंट फोर्स मतलब मास है ये 2, उसमें 2 जी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये जी कट गए, तो मुझे जो है अब वैल्यू क्लियरली मिल गई कि v टाइम्स रो w इज इक्वल टू 2, है ना। अब बस काम हो गया। अब अगर मैं इधर इस टर्म को रो w को इधर ले आऊँ और इधर से रो w इधर ले आऊँ, तो v टाइम्स रो w हो गया, ये हो गया, ये वाला v टाइम्स, और ये रो w इधर आ गया राइट से लेफ्ट साइड, दैट इज़ x बाई 8.9 प्लस 36 माइनस x बाई 19.3, और रो w की वैल्यू मुझे क्या आई है यहाँ पे, 2 आई है, तो ये 2 के बराबर होगा। तो मतलब सिंपल सी बात, अब मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ x ही एक वेरिएबल है, अननोन है, जो कि दिख रहा है मुझे। सिंपली अब आप बस एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर सीधा 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की जो आपको वैल्यू आएगी वो 2.225 या समथिंग ग्राम आ जाएगी आपको, ठीक है। 2.25 नहीं आएगी, पर 2.225 आएगी, ऐसा कुछ आएगा। 2.225 आएगी। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। 2.2 ग्राम, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x। सो कॉपर इज़ दैट मच एंड रेस्ट 1.4 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली इज़ गोल्ड, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले मैंने ये इक्वेशन बनाई और फिर वीर, और ये हमें पता है कि बॉयंट फोर्स क्या है, बॉयंट फोर्स विल बी 2 टाइम्स g,
है ना। अगर मैं बुओयंट फोर्स लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 2g लिखूँगा, वो यहाँ प्लेस करके आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, और ये पूरा टर्म 2 आ गया, तो दैट्स इट। अच्छा, ये जो है क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। दिस इज़ जस्ट अ वेंचुरी। आई होप आपको वेंचुरी का मतलब पता है। ये चौक होता है जिसमें बीच का सेक्शन छोटा होता है यहाँ पे, और ये एरिया बड़ा होता है। दोनों एरियाज़ आपको गिवन है। एक एरिया देखो, आपको बड़ा एरिया यहाँ गिवन है, छोटा एरिया यहाँ गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। इन्होंने आपसे क्या मांगा है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस। अच्छा, जो आपसे मांग रहे हैं एंड में वो फ्लो रेट है। पहले समझिए फ्लो रेट क्या होता है। फ्लो रेट क्या होता है? फ्लो रेट होता है A इंटू वी। तो या तो तुम यहाँ पे A इंटू वी बता दो या यहाँ पे A इंटू वी बता दो, दोनों में से कोई भी बता दोगे तो आंसर सही हो जाएगा। मांग तो तुमसे यही रहे। तो पहले तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देते हैं इस पॉइंट पे। मान लो ये मुझे अलग कलर से बनाना होगा। मान लो ये पॉइंट P है, ये Q है, दोनों की हाइट सेम है ना। देखो, तो हाइट सेम है, तो मैं जब बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाऊंगा तो रो जी एच वाला पार्ट टेंशन नहीं देगा मुझे। पहले उन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं ये लगाऊंगा, A1 V1 इज़ A2 V2। एरियाज़ पता है आपको, ये एरिया 4 इंटू 10⁻⁻⁴ है। V1 इज़ 2 इंटू 10⁻⁻⁴ V2। इससे मुझे आंसर आ जाएगा कि जो V2 होगा ना वो 2 टाइम्स V1 होगा। एक चीज़ तो क्लियर हो गई। V2 कहाँ का है? यहाँ का वेलोसिटी है पानी का, और V1 यहाँ का वेलोसिटी है पानी का, ठीक है। अब बर्नौली प्रिंसिपल लगा दें, है ना। बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाऊंगा तो सिंपल सी बात है, एज बोथ द पॉइंट्स विल बी टेकन एट सेम हाइट। देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट जैसा मैंने बोला सेम हाइट पे है ना, तो ग्राउंड से अगर सेम हाइट है तो वो रो जी एच वाला पार्ट क्यों लिखूंगा मैं? बस मैं लिखूंगा P1 हाफ रो V1 स्क्वायर। रो जी एच वन मुझे लिखना चाहिए पर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कट जाएगा रो जी H2 से। विल बी P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, दैट्स इट। H1 H2 तो कट गए। बर्नौली प्रिंसिपल यही कहता है हमें। ये बात समझ में आई आपको? तो P1 माइनस P2 इधर कर दूँ और उधर लिख दूँ हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, जो कि यहाँ हमें मिला हुआ रिलेशन उसका। P1 माइनस P2 कहाँ से देखा जाता है? इस ट्यूब से। इस ट्यूब में जो कैपिलरी में हाइट में जो डिफरेंस है ना, वही P1 माइनस P2 है। मतलब P1 माइनस P2 इज़ बेसिकली रो जी एच देयर। एच तो गिवन है ना आपको यहाँ पर, तो वही तो है वो। तो यहाँ पे रो जी एच लिख दो ना सीधा, इज़ हाफ रो, और V2 को तो मैं 2V1 का स्क्वायर बोल ही सकता हूँ, और ये V1 स्क्वायर। रो कट गया तो हमारे पास आ रहा है कि 3V1 स्क्वायर फ्रॉम हियर इज़ इक्वल टू 3V1 ही स्क्वायर आएगा, है ना, इज़ इक्वल टू और 2GH। बस ये आ गया मुझे इस इक्वेशन से। 2 को उधर शिफ्ट कर दिया। अब बस वैल्यूज़ डालिए आप, ओके। तो 2G1 जी यहाँ पे हाइट कितना गिवन है? हाइट डिफरेंस, आई थिंक हाइट डिफरेंस आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, फिर तो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गई। रो जी एच 2 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया हाइट, है ना। रो 1 होगा और जी को, लेकिन फिर मुझे जी को मुझे 10 नहीं लिखना होगा, 1000 लिखना होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर मुझे जी को 1000 लिखना पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे CGS में लिख रहे हैं। देखो, ये 2 सेंटीमीटर है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी मैंने 1 लिखा है, 1000 नहीं लिखा है, तो जी को भी मुझे 1000 लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। बस यही है कि CGS में सबको कन्वर्ट करके लिखा है। और दिस विल बी इक्वल टू, वी नो दिस विल बी इक्वल टू 3V1 स्क्वायर आ रहा है मुझे, है ना। हो गया, दैट्स इट। और तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। रो कट ही गया था और बाकी वैल्यूज़ कट ही गए थे, ओके। तो सिंपल इज़ दैट, हाफ रो V1 स्क्वायर V, यस, ओके। तो आई थिंक रो भी मैं क्यों लिख रहा हूँ? रो तो मैंने काट ही दिया था ना। ओहो, रो तो मैंने यहाँ उड़ाया हुआ है, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी आपको। 2GH खाली है ही, सिर्फ V1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2GH/3 लिख दो यार, ख़त्म हो जाएगा। तो मैं 1000 लिख रहा हूँ। H क्या है? हाइट है 2 सेंटीमीटर ना, हाँ, बाय 3, मतलब ये सब की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे।
V1 को मैं सीधा √4000 आ गया वहाँ मुझे बाई 3 लिख सकता हूँ। वाह, देखिए यहाँ मैंने रो उड़ा दिया था, इसे हटाना पड़ा। और इसकी जो भी वैल्यू आ जाए एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। 4000 है ना बाई 3 37 लगभग आया है, 36 पॉइंट समथिंग आया, तो 36.5 आ रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है। पर हमें क्या मांगा गया था? हमें तो ये मांगा गया है फ्लो रेट। तो अब हमारा आंसर क्या है? 36.5 ये वेलोसिटी हो गई। कहाँ पे वेलोसिटी है ये वेलोसिटी कहाँ पे? V1 है ना, तो V1 है तो यहाँ है, तो V1 इंटू A1 लिखना पड़ेगा ना मुझे। अगर V2 आता तो उसको A2 से मल्टीप्लाई करता, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। तो ये हो गया। और वहाँ पे एरिया क्या है? 4 इंटू 10⁻⁻⁴। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको आएगा 146, 36.5 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁴। सिंपली बोलूँ तो 146 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ख़त्म हो गई बात, है ना। अगर सीधी बात है ना, क्योंकि इसको बस मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया मीटर्स, तो अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे ना सेंटीमीटर्स में आ जाएगा वो भी। तो ये आंसर सही है, यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इट्स अ क्वेश्चन वेयर यू हैव अप्लाइड ऑल थिंग्स दैट यू हैव नोन टिल नाउ। ये तुम यहाँ लगाया तुमने, कहाँ शुरू में यहाँ लगाया तुमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और इनसे सॉल्व किया आपने। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, तो थोड़ा केयरफुली इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। आखिरी क्वेश्चन, एक बीकर है जिसमें जब पानी भरा और उसको एक बैलेंस पे रख दिया, बैलेंसिंग मशीन पे रख दिया हमने। ठीक है, ये जो है इस पे रख दिया। अभी इसमें सिर्फ लिक्विड है। ठीक है, तो इसका जो रीडिंग आ रहा है वो 1.5 kg आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। द बैलेंस रीड्स 1.5 kg। अब जब इसमें एक पत्थर रखा आपने, गिराया क्या, रखा है आपने पत्थर जिसका मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है। तो अगर मुझे मास ऑफ स्टोन और डेंसिटी ऑफ स्टोन दोनों पता है, मास ऑफ स्टोन 0.5 है, डेंसिटी ये है, तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन भी पता चल गया ना मुझे, है ना। 0.5 बाई 10⁻⁴ ये वॉल्यूम हो जाएगा। अब उन्होंने पूछा है रीडिंग क्या होगी, तो एक तो देखो तुम 1.5 kg तो जो वेट ऑफ वाटर है ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा और क्या आएगा? तो आप कहेंगे कि सर इसका mg आ सकता है। नहीं, इसका वेट ऑफ स्टोन नहीं लगेगा ना यहाँ। पानी स्टोन पे क्या लगाएगा? ऊपर की तरफ बुओयंट फोर्स। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज कि इन रिटर्न स्टोन विल अप्लाई सेम फोर्स ऑन वाटर, यानी कि स्टोन विल अप्लाई FB ऑन वाटर इन रिटर्न, नॉट mg। दैट इज़ द क्रूशियल कॉन्सेप्ट। स्टोन का वेट होता है mg और वो नीचे लगता है, पर पानी पे जो स्टोन लगाएगा वो FB ही है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा है यहाँ पे। आई होप आप समझेंगे, ये बहुत क्रूशियल होता है समझना। इसी से क्वेश्चंस बनते हैं कि जब आप पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पानी ऑब्जेक्ट पे लगाएगा बुओयंट फोर्स, इन रिटर्न ऑब्जेक्ट भी अपने आसपास के पानी पे न्यूटन्स थर्ड लॉ से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, तो FB ही लगाएगा। अच्छा, इस केस में FB का मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम सबमर्ज इनटू जी, यही है ना, समझ गए आप? यही तो है FB। तो वो आप निकाल सकते हैं इजीली, है ना। वॉल्यूम सबमर्ज इज़ बेसिकली वॉल्यूम ऑफ स्टोन, क्योंकि इतना ही वॉल्यूम पानी का ये डिस्प्लेस करेगा। बेसिकली ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ही होता है, और वो हमने यहाँ निकाला हुआ है, ये वही है। तो जो FB है वो हम निकाल लें आराम से। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है वो सब। डेंसिटी ऑफ वाटर अगर स्टैंडर्ड SI यूनिट्स में देखें तो ये है, वॉल्यूम ऑफ स्टोन ये हो गया, और G मतलब 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ और ये कट गए, मतलब 0.5 kg वेट आ रहा है। kg तो नहीं, kg तो वज़न होता है, kg वेट आ रहा है। तो पर यहाँ पे सारा कुछ kg में लिखा है। तो पानी का अपना रीडिंग हो रहा था 1.5 किलो,
उसके अलावा बॉइंट फोर्स की वजह से ये है, तो टोटल यही रीडिंग करेगा। अब तो जो न्यू रीडिंग है वो है ओल्ड रीडिंग, दैट वाज ऑफ वाटर्स वेट एंड नाउ 0.5 एक्स्ट्रा, सो 2 किलोग्राम। दैट्स द आंसर, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है, और कभी भी जब आप एक लिक्विड में एक सॉलिड रखो तो सॉलिड पे लग रहा mg आप लिक्विड में मत ऐड कर देना, ठीक है ना। लिक्विड के ऊपर mg नहीं लगता, लिक्विड के ऊपर उतना ही फोर्स लगेगा जो लिक्विड लगाएगा सॉलिड पे, ठीक है, जो कि mg नहीं होता। सो या दैट इज़ द आंसर। आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना